तो हाँ जी, कैसे हैं यार आप सब। आई होप सब भाई बहुत बढ़िया होगा और आप लोग अपनी तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। इस सीरीज़ में हम लोग आपके डिफेंस एग्ज़ाम सी डी एस एन डी ए सी ए पी एफ एफ कैट इन सब से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे इम्पॉर्टेंट होते हैं वो लेके आते हैं आपके लिए। और ताकि आपको न्यूज़ ना पढ़नी पड़े, पूरा न्यूज़पेपर स्कैन ना करना पड़े, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, वो सब कुछ हम इसमें इंक्लूड करते हैं। आपके करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक भी रिवाइज होता है। अब क्या है, इस सीरीज़ में मैं सिर्फ एक न्यूज़पेपर नहीं, जितनी भी ओवरऑल सारी न्यूज़ हैं अलग अलग सोर्सेज से इम्पॉर्टेंट आपके लिए, जो आपको शायद मिलेंगी भी नहीं, वो भी उठा के लाते हैं। तो इसीलिए थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपके डिफेंस एग्ज़ाम या फिर कोई भी एग्ज़ाम में पैटर्न ये है कि आपका स्टैटिक भी करंट से रिलेटेड अब पूछने लगा है। बहुत सारे मिसलेनियस क्वेश्चन आते हैं जो किसी भी सेक्शन से नहीं होते, किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से नहीं होते, डायरेक्ट करंट अफेयर से ले लिए जाते हैं। तो इसी बेसिस पे सीरीज़ है और स्टार्ट करते हैं गुरुजी। बताइए फिर। यस सर। तो ठीक है भाई, पहली चीज़ क्या है आपकी, हमारे आर्मी चीफ जो हैं धीरज सेठ सर हमारे, वो कहाँ गए हुए हैं, अभी नेपाल टूर पे गए हुए हैं। तो क्या है, आप लोगों को पता है इंडिया नेपाल की एक ही बात है, दोनों एक ही भाई की तरह रहते हैं। आजकल थोड़ा सा नेपाल थोड़ा कम्युनिस्ट हो रहा है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, तो थोड़ा चाइना की तरफ टिल्ट हो रहा है, बट अभी भी इंडिया की तरफ ही है ज़्यादा। तो क्या होता है कि जब भी वहाँ हमारे आर्मी चीफ जाते हैं तो वहाँ पे उनको ऑनररी रैंक दी जाती है, जर्नल की। ये एक ही हर बार ऐसा ही होता है, जब भी कोई आर्मी चीफ जाते हैं एक एक तरह से ऑनर दिखाने के लिए, एक तरह से दोनों कंट्री के बीच में रिस्पेक्ट शो करने के लिए करा जाता है। इसका कोई सिग्निफिकेंस कोई बहुत बड़ा नहीं है, इससे होता कुछ नहीं है। ऑनररी रैंक मतलब आपको रिस्पेक्ट दी जाती है। जैसे आपके जे सी ओज होते हैं, जूनियर कमीशन ऑफिसर, सूबेदार वगैरह, इन लोगों को भी रिटायरमेंट के टाइम पे काफ़ी लोगों को जो अच्छी सर्विस करते हैं उनको ऑनररी लेफ्टिनेंट की पोजीशन दी जाती है या फिर उपाधि दी जाती है। ऐसे ही सिमिलरली हमारे धीरज आर्मी चीफ धीरज सेठ जी को भी नेपाल का ऑनररी जनरल रैंक मिला है। अब इसके साथ साथ मुझे अभी बताओ, हमारे सी डी एस कौन बने हैं। अभी रिसेंटली बहुत सारी आपकी अनाउंसमेंट्स हुई हैं नई पोस्ट की, जिसके अंदर हमारे आर्मी चीफ भी चेंज हुए हैं, नेवल चीफ भी चेंज हुए हैं, और आपके एयरफोर्स चीफ भी चेंज हुए हैं। तो वो मुझे बताइए कौन कौन बना है, सी डी एस कौन बना है, ये कौन है, ये कौन है। वैसे बहुत ही बेसिक है दोस्त, मैं तेरे से उम्मीद करता हूँ पता होगा तेरे को इतना तो, बट नहीं पता तो पता कर, पता है तो कमेंट कर, है ना। ये मुझे बताओ नेक्स्ट न्यूज़ क्या है सर, नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट यार ये है कि थोड़ा ये मेरा हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये व्हाट्सएप है, इसको आप ज्वाइन करो, क्योंकि इनकी मैं पीडीएफ्स, इन सेशंस की जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स हैं कोई भी सेशन की, यहाँ शेयर करता हूँ। और हमेशा मैं बहुत ज़्यादा आपका सिग्निफिकेंस दिखाता हूँ पीडीएफ्स पे, क्योंकि एक बार पढ़ने के बाद आप पीडीएफ भी देख लोगे अगले दिन, जैसे आज शाम को पढ़ा, अगले दिन सुबह पीडीएफ देख ली, तो वो थोड़ा दिमाग में बैठ जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस हम लोग टेलीग्राम ग्रुप पे और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें करते रहते हैं। आप मैसेज कर सकते हो, कोई भी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, कोई चीज़ हो, मैं रिप्लाई तो कर ही देता हूँ, अच्छा रिप्लाई। तो ठीक है, नेक्स्ट। इंडिया साइंस MQ-9B लीस। तो क्या है, MQ-9B ड्रोन्स है, हमारे अमेरिकन ड्रोन्स हैं। तो हमारे पास ये ड्रोन्स बहुत सारे हैं ऑलरेडी, हमें और ज़रूरत थी तो हमने लीज पे ले लिए। अब लीज पे फ़ायदा ये होता है, और लेने की ज़रूरत इसलिए भी होती है क्योंकि आपका डायरेक्ट कैपिटल बहुत ज़्यादा ना हो जाए। खरीदने से बढ़िया कुछ टाइम लीज पे ले लिया कि भाई अभी मेरे को 6 महीने की ज़रूरत है तो लीज पे दे दो। हमने खरीदे भी हुए हैं भी हमारे पास। तो कौन सी कंपनी है आपकी, उसका नाम है जनरल एटॉमिक्स, ये यूएस की कंपनी है। ये बनाती है इन MQ-9B ड्रोन्स को। ये एक तरह से यूएवी हैं, अनआर्म्ड एरियल व्हीकल हैं। इन्हें आप रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल करते हो, और इसके अंदर कोई भी पायलट नहीं होता, बट ये बहुत ही एडवांस व्हीकल है। ये आपके कहीं भी जा सकते हैं, अटैक भी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे एडवांस, शायद दुनिया में अभी सबसे एडवांस यूएवीज यही हैं। बहुत बढ़िया सर। अब हमारी जो अलग अलग वर्जन्स होते हैं इनके भी, हमारे नेवी के पास तो ये वाला वर्जन है सी गार्डियन। सी गार्डियन किसके पास है, नेवी के पास।
एयरफोर्स और आर्मी के पास भी है, एयरफोर्स और आर्मी के पास भी हैं, ये अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से मॉडिफिकेशन करा लेते हैं उसमें। अब क्या है, नेवी को थोड़ा एरियल ज़्यादा चाहिए, अब उसमें थोड़ी बहुत अलग मॉडिफिकेशन है, आर्मी और एयरफोर्स को अलग चाहिए। तो आर्मी और एयरफोर्स के पास जो उसका वेरिएंट है उसको बोलते हैं स्काई गार्डियन। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे कि MQ-9B ड्रोन्स ये बहुत पहले से न्यूज़ में चले आ रहे हैं, हर साल कहीं ना कहीं होते ही हैं। इस बार भी लीज साइन करी है, तो ऐसे लीज और एग्रीमेंट के बारे में भी क्वेश्चन आ जाता है कि किसने किसके साथ करा है, कौन सी चीज़ के लिए करा है, वो चीज़ है क्या। MQ-9B ड्रोन्स क्या हैं, UAVs हैं, ड्रोन्स हैं। ठीक है सर, आर्मी और एयरफोर्स का वर्जन का नाम ये है, और ये वाला सी गार्डियन है नेवल वर्जन। बहुत बढ़िया गुरुजी, आगे बताइए आगे क्या है हमारे लिए। ठीक है भाई, इंदौर गेट्स फर्स्ट वर्चुअल जू। वर्चुअल जू क्या है, एक तरह से आपका इसको बोला जा रहा है 14D, बोलते हैं ना 3D 4D 5D, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 14D है शायद। तो 14 डायमेंशनल है, उसके अंदर जाते हैं और पूरा स्क्रीन्स लगी हुई हैं, चलते जाते हैं, पूरा एक जू एक्सपीरियंस है बिना फिजिकल जू के। अब इसके पीछे रीज़न क्या दिया जा रहा है कि होता क्या है कि जू के अंदर जाते हैं तो आपकी वाइल्ड लाइफ परेशान होती है। अब उनको आपने कैद करा हुआ है, आदमी उन्हें देख रहे हैं, वो थोड़ा परेशान होते, वो अपना शांति से नहीं रहते। तो इसीलिए वर्चुअल जू को ये रीज़न दिया गया है। प्लस इसमें आदमी आराम से इंजॉय कर सकता है, इंसिडेंट्स भी हो जाते हैं जू में, कोई गिर गया, कोई एनिमल को चोट लग गई, आदमी को चोट लग गई, तो ये सब चीज़ें। तो सीधा वन वर्ड क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई फर्स्ट वर्चुअल जू कहाँ खुला है, आप कहोगे इंदौर में खुला है, 14D है। एक तरह से अम्यूजमेंट पार्क ही लगा लो यार, उसके अंदर जा रहे हैं, हॉरर हाउस वगैरह हो गया, बट थोड़ा एडवांस लेवल है, लेज़र शोज़ वगैरह, स्मोक वगैरह निकलती है, बहुत सारी चीज़ें, एंटरटेनमेंट का पर्पस है, बट आपका एक करंट अफेयर्स तो ये बना ही रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे। इंदौर, आगे बताइए सर। लखपति दीदी योजना, अभी लखपति दीदी योजना PM साहब ने अपनी स्पीच पे दी थी, अभी 15 अगस्त की स्पीच पे। तो ये योजना है भी इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये काफ़ी टाइम न्यूज़ में रहती है ज़्यादातर। ऐसी कोई भी योजना जो न्यूज़ में आपको पता है स्कीम्स पूछ ली जाती हैं, तो इसीलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या है इस स्कीम का मेन मतलब। लखपति दीदी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मतलब गांव में, छोटी जगह पे, कस्बे में, रूरल एरियाज में क्या होता है कि वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है, स्पेशली दीदी है नाम योजना में, तो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो लोग अपना एक छोटा सा सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लेते हैं, जितने जिसके पास पैसे होते हैं कंट्रीब्यूट करते हैं और एक दूसरे को व्यापार खड़ा करने में मदद करते हैं। अब भाई किसी को सिलाई की दुकान, सिलाई का टेलर मशीन लेनी है, तो भाई सबने एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में सबने 1000 रुपये मिला रखे थे, 20 आदमी थे, 20,000 थे, तो बोला ले भाई 3000 या 5000 तुम ले लो, तुम अपना टेलर का वो लिया हो। अगले महीने एक लेडी कह रही है अगले महीने मेरे को ना पेंटिंग की वो खोलनी है, ठीक है भाई अगले महीने 5000 आप ले लेना। ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप को गवर्नमेंट भी हेल्प करती है अलग अलग स्कीम्स के थ्रू। तो उनमें से एक जो बड़ी स्कीम आजकल चल रही है वो है लखपति दीदी योजना। इस स्कीम का इनिशिएटिव है, मतलब बोलते हैं कि भाई हर सेल्फ हेल्प ग्रुप की लेडी को 1,00,000 रुपये, 1,00,000 रुपये पर ईयर कम से कम की इनकम बनानी है उनकी। तो कितना हो गया, 10,000 रुपये पर मंथ मिनिमम इनकम बनानी है उनकी। अब इस योजना के थ्रू गवर्नमेंट फाइनेंशियल सपोर्ट कर रही है और आपका डायरेक्शन दे रही है, अलग अलग चीज़ें पूरी गाइडलाइंस दे रही है कि आप ये काम कर सकते हो, वो काम कर सकते हो। कोलेक्ट्रल फ्री लोन, मतलब बिना किसी चीज़ को गिरवी रखे हुए लोन दिलवा रही है गवर्नमेंट। तो ये सब चीज़ें। अब ये लाया कौन है, ये क्वेश्चन आता है सीधा सीधा, कौन सी मिनिस्ट्री लाई है। ये जो स्कीम है ना, ये एक अम्ब्रेला स्कीम के अंडर है, मतलब एक बड़ी स्कीम है, उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ये स्कीम। वो बड़ी स्कीम क्या है, दीनदयाल उपाध्याय दीनदयाल अंत्योदय योजना, जिसको हम नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन भी बोलते हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना, जिसको हम नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंडर आती है स्कीम। और ये पूरी बड़ी योजना किसके अंडर आती है, ये आती है, बेसिक सी बात है यार, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है,
मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट करवा रही है, तो सीधा सीधा डेव। अब आपको इसमें कैसे फंसा सकता है कि भाई आपको बोल देगा कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, आपको बोल देगा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, और एक में ये दे देगा, तो आप हो गया यार वुमेन्स के लिए वो भी हो सकता है। तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भाई सेल्फ हेल्प ग्रुप को एम्पावर करने के लिए है, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाने के लिए है। इसका मेन मोटिव ये है, 1 लाख रुपए पर साल की सैलरी बनानी है, इनकम बनानी है। और बड़ी जो योजना है इसके अंदर आती है, जो बड़ी अम्ब्रेला योजना है उसके अंदर एक ये स्कीम है जो कि आती है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर। अब इसके बारे में कुछ और चीज़ें हैं, क्योंकि स्कीम्स के बारे में ठीक ठाक डीप पूछ भी लेता है काफ़ी बार, तो छोटी छोटी चीज़ याद कर ध्यान रखने को बोलूँगा, वो देख लेना बस। क्या है कि भाई एक चीज़ है रिवॉल्विंग फंड, कि भाई गवर्नमेंट फंड देगी अलग अलग सेल्फ हेल्प ग्रुप को एक टाइम पे 20 से 30 हज़ार रुपये पर सेल्फ हेल्प ग्रुप। कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड, कि कम्युनिटी जो अपना फंड जोड़ के गवर्नमेंट भी उस फंड को सपोर्ट करेगी। कोलेक्टर फ्री बैंक लिंकेज, मतलब बिना कुछ गिरवी रखे लोन मिल सकता है। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से बस ये 3 अगर ध्यान रख लोगे तो बहुत है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी है, ऐसा पूछ लेगा स्टेटमेंट में, बोल देगा दिस स्कीम डज नॉट सपोर्ट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट मतलब कि भाई आप एक धंधा चला रहे हो, आपने 20,000 का लोन लिया, आपको इंस्टेंट और पैसों की जरूरत पड़ गई, नहीं तो धंधा चौपट हो जाएगा, तो आप ओवरड्राफ्ट लोन ले सकते हैं। ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं कि भाई मुझे 5,000 की और ज़रूरत है, तो वो फैसिलिटी भी अवेलेबल है। ठीक है, तो कम्युनिटी कैडरे सखीज बोलते हैं उन्हें, सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेंबर्स हैं। तो ये ध्यान रखो कि भाई रिवॉल्विंग फंड है, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड है, कोलेक्टर फ्री लोन मिल रहा है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेलेबल है। बहुत बढ़िया सर, आपने तो ये सब बता के मौज कर दी। मौज लो बस, लाडले भाइयों, मौज करो। ये लखपति दीदी थी। अब आगे देखते हैं। गवर्नमेंट लॉन्चेस CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी डायरेक्ट ट्रांसफर। क्या है ये चीज़, हुआ क्या अभी? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी एक तरह से करेंसी है जो नोट की तरह ही होती है, बट होती ऑनलाइन है, क्रिप्टिक फॉर्म में होती है, क्रिप्टो फॉर्म में होती है वो बिल्कुल नोट की तरह ही। अगर मैं किसी को 10 रुपये दे रहा हूँ या फिर किसी को 10 रुपये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की फॉर्म में दे रहा हूँ, एक ही बात है, उसके बैंक में जाएंगे। वो एक क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टिक फॉर्म में है। वो वाली क्रिप्टो करेंसी नहीं है आपका डॉजे कॉइन या फिर ये सब बिटकॉइन, वो वाली नहीं है। ये नॉर्मल नोट की तरह ही होती है, उसी की तरह चलती है, उसी की तरह मान्यता है इसकी, वो मैं आगे बताऊंगा। तो आपकी एक योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसके अंदर आपको सब्सिडी दी जाती है खाने पे। जो गरीब होते हैं, जो बहुत सारे लोग हैं, जो बेसिकली गरीब लोग हैं, उसके अंदर बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे कि आपका ट्राइबल पीपल हैं, जो कि रूरल एरिया में गरीब लोग हैं, और आपका SC ST वाले हैं, बहुत सारे लोग हैं। कहने का मतलब ब्रॉड, जो गरीब लोग हैं उनको खाना मिलने में वो खाना लेंगे और उस खाने की सब्सिडी आपके बैंक अकाउंट में आएगी सीधा सीधा। पहली बार वो सब्सिडी दी गई है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज की फॉर्म में। ये न्यूज़ है बस। तो इससे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या है और कहाँ पे पहली बार इसकी फॉर्म में सब्सिडी दी गई है। वो है आपका चंडीगढ़ में, दादर एंड नागर हवेली में। ऐसा पूछ ले तो कोई हैरानी की बात नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि भाई चंडीगढ़, भाई 2 आदमी बैठे हैं अपना चाय की दुकान पे अपना बैठे, भाई चंडीगढ़ और दादर नागर हवेली में तो पहली बार सब्सिडी दी गई है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की फॉर्म में। वाह क्या बात है। तो ये न्यूज़ बन गई है। और क्यों दी गई है? खाने के ऊपर। जो ये स्कीम है इसके अंदर खाना मिलता है, खाना आप खरीदोगे और उसकी सब्सिडी मिलेगी, या फिर हर महीने आपके बैंक अकाउंट में एक सब्सिडी आएगी, उससे आप खाना खरीद सकते हो। ठीक है सर। अब मैंने इसका चार्ट रखा है क्या, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या है? एक तरह से मैंने बोला कि बिल्कुल जो आपका नोट की तरह है, रुपी नोट की तरह ही है, बिल्कुल वही है, हर जगह चलेगी, RBI इशू करता है, हर चीज वही है। ये क्या नहीं है, इट इज नॉट अ क्रिप्टो करेंसी नहीं है, ये एक है क्रिप्टिक फॉर्म में ही
है क्रिप्टिक फॉर्म में ही, बट जो आपकी क्रिप्टो करेंसीज होती हैं कन्वेंशनल क्रिप्टो करेंसी वो नहीं है। इसमें सारी नोट वाली है, नॉर्मल जो हमारे इंडियन नोट है उसी की तरह ही है, इंडियन रुपी की तरह ही है। कुछ खास बात इसके अंदर ये है कि भाई इसको प्रोग्राम करा जा सकता है स्पेसिफिक खर्चे के लिए ही। प्रोग्राम कैन बी प्रोग्राम्ड फॉर स्पेसिफिक यूज। मतलब अगर मैंने एक ये करेंसी आपके बैंक में भेज दी, पर मैंने उसमें प्रोग्राम कर दिए चल वहीं सकती है सिर्फ आटे वाली दुकान पे, गवर्नमेंट ऑथराइज्ड आपके राशन शॉप पे ही चल सकती है, तो इससे ये इंश्योर हो जाता है कि भाई ये हमने बंदे पे भेजी है खाने के लिए, ये उससे भाई अपना एंजॉय कर रहा है, कुछ और कर रहा है, अपना दारू पी रहा है या फिर अपना एंजॉय कर रहा है। तो ऐसी चीज़ से बचा जा सकता है क्योंकि चलेगी सिर्फ राशन की दुकान पे। और स्पेसिफिक टाइम के लिए भी ये करी जा सकती है प्रोग्राम कि भाई सिर्फ 2 महीने तक ये चलेगी, कि तो कितनी बढ़िया बात है, टेक्नोलॉजी का कितना अच्छा यूज़ हो रहा है। तो इससे क्या होगा, जो आपकी ब्लैक मार्केटिंग है या फिर आपका कहीं और यूज़ करते हैं लोग सब्सिडीज़ को, वो बंद हो जाएंगी। तो ये ध्यान रखना है फीचर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में। बाकी ये पूरी नोट की तरह ही है, इसे इशू आरबीआई ही करता है, इसे आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी नहीं है ये। और न्यूज़ क्या है मोटी मोटी वो मैंने बता ही दिया कि चंडीगढ़ दादर नागर हवेली में पहली बार इस फॉर्म में सब्सिडी दी गई है लोगों को। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आगे बताओ, आगे बताता हूँ गुरुजी। नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है, फर्स्ट टाइम वंदे मातरम इज रेंडर्ड एट रेड फोर्ट ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस डे। तो वंदे मातरम अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। क्यों न्यूज़ में था, अभी न्यूज़ में क्यों था वंदे मातरम? इसको कुछ टाइम हुआ था, 100 ईयर्स हो गए थे क्या, ऐसे 150 ईयर्स हुए थे क्या, कितना टाइम हो गया था, इसलिए न्यूज़ में था। दोबारा ये न्यूज़ में आया है, तो मुझे बताओ वो क्यों न्यूज़ में था, कितना टाइम हो गया था इसे हमें रिसाइट करे हुए, या फिर नेशनल सॉन्ग या फिर बहुत इंपॉर्टेंट सॉन्ग माने हुए या फिर आए हुए, इसको जो भी है क्यों था ये न्यूज़ में, वो मुझे बताओ कमेंट में। प्लस इसके बारे में मैं दोबारा बताता हूँ, हमने पहले भी हमारे यार या इस सीरीज़ में यही होता है कि जो चीज़ बार बार न्यूज़ में आ रही है हम बार बार पढ़ते हैं, क्योंकि मेरे को रटवाना नहीं है आपको कुछ, हमें बस चीज़ें बार बार पढ़नी है, जिससे हम पेपर में देखेंगे और सबकॉन्शियस माइंड अपने आप उसे टिक कर देगा। मैंने एक सीरीज़ भी चलाई हुई है कैसे क्वेश्चंस को टैकल करना है। आप सिर्फ नॉलेज के बेस पे पेपर क्लियर करने जाओगे तो आप बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। आपको लेक्चरार वगैरह नहीं बनना, आपको एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं बनना, आपको सिर्फ एक पेपर क्लियर करके ये दिखाना है मैं स्मार्ट इनफ हूँ एसएसबी देने के लिए, या फिर स्मार्ट इनफ हूँ फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए। स्मार्ट बनो, पेपर को क्वेश्चन सॉल्विंग एप्टीट्यूड डेवलप करो, और कैसे पेपर सेट होते हैं, कैसे एग्जामिनर कोशिश करता है झूठ बोलने की, वो सब मैंने उस सीरीज़ में बताया, उसे देखो। तो वंदे मातरम आपका किसने करा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, नहीं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, ठीक है, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा बंकिम चट्टोपाध्याय जी ने, ठीक है। इन्होंने ये लिखा था, स्पेलिंग देख लेना, ए नहीं है शायद ये। अब पहली बार जो ये आया था, जब उन्होंने ये लिखा, तो ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा, संस्कृत और बंगाली में, संस्कृत प्लस बंगाली, ठीक है। और पहली बार ये कहाँ पे पब्लिश करा था उन्होंने, कहीं तो लिखा होगा। तो वैसे तो सबको पता है आनंद मठ में ये मेन उनकी जो बुक थी सन्यासी रेबेलियन के ऊपर थी मेजरली, और उसमें आया था ये। उससे पहले जब ये आया था एक जर्नल था बंगा दर्शन जर्नल थी एक 1875, उसके अंदर ये पहली बार पब्लिश हुआ था। उसके बाद आनंद मठ के अंदर हुआ, अरे यार मेरे स्पेलिंग बस बहुत बढ़िया है, क्या बताऊँ। 1882 के अंदर आनंद मठ के अंदर ये पब्लिश हुआ उसके बाद, और वहीं से हम लोग इसे देखते हैं। जो उसका फाइनल वर्जन था वो इसी के अंदर था, जिसको हम लोग आज यूज़ करते हैं। पूरा यूज़ नहीं करते, थोड़ा सा ही उसका पार्ट यूज़ करते हैं। लैंग्वेज मैंने बता दी। क्वेश्चन पूछता है कि पहली बार ये कहाँ पे गाया गया था। फर्स्ट टाइम इसको गाया था टैगोर जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर। अगर हम टैगोर का नाम बोलते हैं तो एक ही टैगोर आता है, इसलिए मैं दिमाग में एक ही टैगोर जी आते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी, हमारे फर्स्ट नोबेल लॉरिएट। तो उन्होंने पहली बार ये रिसाइट करा था, गाया था। कहाँ पे गाया था, कांग्रेस सेशन में
कौन से कांग्रेस सेशन में, कमेंट में बताओगे? नहीं, मैं ही बता देता हूँ, इतना कमेंट में तुम बताओगे। 1896 कलकत्ता सेशन में। अब सेशंस का भी मैंने कई बार बताया, कोई दिमाग में नहीं आ रहा हो तो ज़्यादातर सेशंस आपके कोलकाता में ही हुए थे, और इम्पोर्टेंट सेशंस भी ज़्यादातर कोलकाता में ही हैं। कोलकाता एक हब था हमारा, और उसी के अंदर स्टार्टिंग के अंदर सारा लिटरेचर, सारी एजुकेशन, इंडिपेंडेंस मूवमेंट ज़्यादातर वहीं से स्टार्ट हुए। ये जो गाना है ना भाई, ये स्वदेशी मूवमेंट का मेन सॉन्ग बन गया था, और बहुत उस टाइम पे गाया गया था यूनाइट करने के लिए लोगों को। स्वदेशी मूवमेंट कौन सा मूवमेंट था? जब आपका 19 कौन सा ईयर, 1905 के अंदर आपका वो स्प्लिट हुआ था, बंगाल को स्प्लिट कर रहे थे करजन जी हमारे। लॉर्ड में लगा दो, पर मैं नहीं लगा था, हमारे करजन जी थे जो लॉर्ड करजन, जिनको बुक्स में बोलते हैं। 1905 में वो बंगाल स्प्लिट कर रहे थे ना, तो उस दौरान तो 1902-3 के अंदर बहुत ज़्यादा वहाँ बंगाल के अंदर इस चीज़ को लेकर रिवॉल्ट हो रहा था, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ये गाना गाया गया था। ये स्टेटमेंट में पूछ सकता है। इसको नेशनल सॉन्ग हमने अडॉप्ट करा कब? 24 जैन 1950 में इसको हमने नेशनल सॉन्ग का दर्जा दिया। ठीक है, मेरे ऊपर तो नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये कुछ डिटेल्स हैं वंदे मातरम के बारे में, और क्योंकि इसको अभी 150 ईयर्स हुए थे तो ये न्यूज़ में था, और ये अभी पहली बार रेड फोर्ट पे इंडिपेंडेंस डे के दौरान रिसाइट हुआ, गाया गया, तो इसलिए दोबारा ये न्यूज़ में है। तो इसके बारे में ये डिटेल्स पता होंगी तो आप बहुत ही खुश होगे मेरे दोस्त, क्योंकि पेपर में आएगा तो सही करके आएगा, है ना। तो ये था आज का भाई सेशन। तो आई होप आप लोगों से कुछ नॉलेज मिली होगी। तो नेक्स्ट सेशन में आते हैं। PDF टेलीग्राम ग्रुप पे जाके ज़रूर देखो, पढ़ो, अपना एंजॉय करो। ठीक है सर, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।